तरह से हम लोगों ने देखना शुरू किया था। सबसे पहले हमने देखा इसकी आधार बिंदु, और निसंदेह भारतीय विदेश नीति की आधार बिंदु के सापेक्ष, यानी कह सकते हैं कि आखिर विदेश नीति के क्या कुछ आधारभूत सिद्धांत रहे, इसके सापेक्ष हमने पंचशील और नाम को देखा। पंचशील तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करी। यही कहीं ना कहीं भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ हैं। इसके अलावे आपको याद होगा मैंने बात करी थी भारतीय विदेश नीति की जो नवीन चुनौतियां हैं, है ना, वो नवीन चुनौतियां क्या है। आज मूलतः हम लोग इन्हीं नवीन चुनौतियों पे बात करेंगे। और देखेंगे कि नवीन चुनौतियों का स्वरूप क्या है ना, और इनकी दिशा क्या है। नवीन चुनौतियों में आपको ज्ञात है कि यहाँ हम नवीन चुनौतियां ना कह के, मेरा मानना है कि इसको आप नवीन प्रवृत्तियां कह लीजिए, है ना, ये ज़्यादा ऊंची टर्मिनोलॉजी होगी। नवीन प्रवृत्तियां, और नवीन प्रवृत्तियों में निसंदेह सबसे ज़्यादा अगर हम फोकस करेंगे तो अपनी परमाणु नीति की तरफ करेंगे, है ना। तो यहाँ पर परमाणु नीति के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, और परमाणु नीति के साथ साथ एक तरह से हम आर्थिक कूटनीति को भी समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि आर्थिक कूटनीति पे मैं संक्षेप में रोशनी डाला था पिछली क्लास में। इसमें देखेंगे कि किस तरीके से IMF, वर्ल्ड बैंक, है ना, इस तरह के जो संस्थान हैं, इनको लेकर कैसा रुझान हमने प्रकट किया और किस तरीके से हम इनके साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक समतामूलक आर्थिक व्यवस्था विश्व में लाई जा सके, और उत्तर के देशों के द्वारा जो दक्षिण के देशों का निरंतर शोषण होते रहा है, खास करके आर्थिक मोर्चे पर, उसको भी कहीं ना कहीं उस पर नकेल कसने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इन पर हम लोग विचार करेंगे। और इसके साथ जैसा मैंने कहा था कि भारत के पड़ोसी, यानी अपने पड़ोसियों के साथ हमारा क्या कुछ संबंध है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो चलिए, पहला पहलू तो हम लोग देख चुके हैं, फेसेट नंबर 1, यानी भारतीय विदेश नीति के जो एक तरह से कह सकते हैं आधार स्तंभ या आधारभूत सिद्धांत क्या है, वो हमने देख लिया है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं संक्षेप में इसको समअप कर देता हूँ, ताकि आपको याद आ जाए, फिर आगे की चीज़ें समझने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। जैसे मैंने बताया था कि जो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन था, इसकी बुनियाद के रूप में कौन काम किया? पंचशील ने काम किया। पंचशील का सिद्धांत भारत ने वर्ष 1954 में ही दे दिया था, और गुट निरपेक्षता का सिद्धांत वर्ष 1961 में दिया। ठीक है, अब इसके तहत हमने कुछ आमूलचूल बातों का ध्यान दिया। खास करके एक तरह से कह सकते हैं कि पंचशील का व्यापक स्वरूप है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके माध्यम से, गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से यह कोशिश की गई कि न सिर्फ भारत पंचशील का अनुपालन करेगा, बल्कि भारत जैसे ही दूसरे जो दक्षिण के देश हैं, यानी हमारी तरह अल्प विकसित या विकासशील देश हैं, उनको अपनी विदेश नीति का सृजन करते समय इन ग्लोरियस कंसेप्ट्स का ध्यान रखना चाहिए, इन खूबसूरत सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए। जिसमें पहला सिद्धांत क्या था? पहला सिद्धांत यह था कि हम अपनी संप्रभुता की पूरी हिफाजत करेंगे, चाहे सवाल आंतरिक संप्रभुता का हो या बाह्य संप्रभुता का। साथ ही साथ दूसरे देशों की संप्रभुता का भी हम रिस्पेक्ट करेंगे, उसको आदर देंगे। दूसरी बात क्या बोली गई थी? दूसरी बात ये बोली गई थी कि हम साम्राज्यवाद व नस्लवाद के या नस्ल भेद के हर तरीके के, हर स्वरूप की भर्त्सना करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। ना हम अपने यहाँ उसे पनपने देंगे, और न किसी दूसरे देश में पनप रहा हो, उत्पन्न हो रहा हो, तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। यानी साम्राज्यवाद व रंगभेद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद इत्यादि स्वरूपों को एक तरह से हम तिलांजलि देंगे, अपनी विदेश नीति में उसे कहीं से भी जगह नहीं देंगे। इसके अलावा हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा में विश्वास रखेंगे। हम भी फले फूले, सामने वाला देश भी फले फूले,
हम इसी कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, क्योंकि जो हमारी आदर्शवादी विदेश नीति है इसका मूल सिद्धांत ही यही है कि विश्व में कोई शत्रु नहीं, सभी मित्र हैं, है ना। हम एक तरह से यूनिवर्सल ब्रदरहुड के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। हमारी विदेश नीति पर महात्मा गांधी की अमिट छाप दिखती है, उनके विचारों का एक तरह से कह सकते हैं समावेशन दिखता है। तो कहीं से भी हम हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली कोई भी चीज़ आत्मसात नहीं करेंगे, और अगर कोई आत्मसात कर रहा होगा तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि हम अहस्तक्षेप की अवधारणा में विश्वास रखेंगे, हम अन्यत्र तरीके से किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे, यानी हम अनाक्रमण की नीति का अनुपालन करेंगे। अनाक्रमण यानी हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये हमारी विदेश नीति की कुछ खूबसूरतियां हैं। इसके अलावा आप यूँ कह लीजिए कि हम नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का स्वागत करेंगे और कोशिश करेंगे कि विश्व के तमाम देश उसमें साथ दें। नई आर्थिक वैश्विक व्यवस्था क्या थी? यह वैसी व्यवस्था थी जिसके तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि उत्तर के देश दक्षिण के देशों पर अपना डोमिनेंस नहीं रखें। यानी आर्थिक रूप से ऐसा न हो कि हमेशा उत्तर का पलड़ा भारी हो। जब भी व्यापार व्यवसाय की बातें हों तो उत्तर व दक्षिण दोनों ही तरह के देश कहीं ना कहीं एक तरह से समानता का भाव महसूस कर सके, यह प्रयास था। तो इस तरह से हमने देखा भारत की विदेश नीति के आधारभूत बिंदु। अब जब नवीन प्रवृत्तियों की बात होती है तो नवीन प्रवृत्तियों में जाहिर सी बात है सबसे पहले हम परमाणु नीति की बात करते हैं, है ना। और जब परमाणु नीति की बात होती है तो आपको बताऊं, परमाणु नीति की मूल में निःशस्त्रीकरण का भाव आता है। तो देखते हैं दूसरे फेसेट को हम लोग नवीन प्रवृत्तियों के तहत परमाणु नीति को, यानी न्यूक्लियर पॉलिसी। न्यूक्लियर पॉलिसी, अब देखो सबसे पहली बात तो यह है कि न्यूक्लियर पॉलिसी का जो साजो श्रृंगार है वो मूलतः निःशस्त्रीकरण को लेकर है। निःशस्त्रीकरण के संदर्भ में है। कहने का मतलब कि विश्व को परमाणु हथियारों से लैस नहीं बल्कि लेस किया जाए, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है जब कभी भी परमाणु हथियारों की बात आती है तो एक तरह से कह लीजिए ये जनसंहारक हथियार है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो निःशस्त्रीकरण के संदर्भ में आपको ये समझना होगा कि आखिर निःशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है ना। निःशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है, इसकी चुनौतियां क्या हैं और इसके संदर्भ में क्या कुछ वैश्विक प्रयास हो रहे हैं, क्या कुछ वैश्विक प्रयास हो रहे हैं, और साथ में निःशस्त्रीकरण को लेकर आखिर भारत का क्या कुछ रुख है, या फिर कह सकते हो कि भारत की परमाणु नीति क्या है। भारत की परमाणु नीति क्या है ना। तो देखिए जी, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परमाणु नीति के तहत निःशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है ना। निःशस्त्रीकरण की आखिर मीनिंग क्या है। सिंपल सी बात है, जब कभी भी बात निःशस्त्रीकरण की आएगी तो आप बच्चों ध्यान रखेंगे हम मूल रूप से बात कर रहे होंगे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब घातक व जनसंहारक हथियारों की, समझ रहे मेरी बात, WMDs, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मास डिस्ट्रक्शन, घातक व जनसंहारक हथियारों की। और देखो घातक व जनसंहारक हथियारों में केवल परमाणु बम ही नहीं आता, बल्कि आप इसमें देखेंगे न्यूक्लियर वेपन्स, है ना, नाभिकीय हथियार जिसमें आपको बताऊं एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब आ जाएंगे।